हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का वे ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, उसमें इंटरफेरेंस टॉपिक में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद का हमारा टॉपिक था ऑप्टिकल पाथ, जिसका पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी हमने देखा है। और पार्ट फर्स्ट में हमने जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है उसके हिसाब से देखा था, ठीक है। लेकिन ये ऑप्टिकल पाथ जो है इस टॉपिक पे नीट और JEE में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, आने की संभावना है। तो नीट और JEE के हिसाब से अगर इसको पढ़ना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पार्ट 2 में हम नीट और JEE के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ऑप्टिकल पाथ का अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। तो अगर इसको समझना है तो उसके पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ऑप्टिकल पाथ फर्स्ट भी, ठीक है। क्या है, मान लो एक स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन है, ये यहाँ पे दो सोर्सेस है, ठीक है। एक है S1, दूसरा है S2। इन दोनों सोर्सेस से एकदम आइडेंटिकल वेव्स निकल रही है, ठीक है, आइडेंटिकल वेव्स, ठीक है। दोनों साथ में स्टार्ट हुई, ठीक है, दोनों साथ में स्टार्ट हुई और इनका सब सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, एक ही मीडियम से जा रही है, सब कुछ सेम है। एकदम देखने में कैसे लगेंगी दोनों वेव्स जुड़वा, एट अ टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जीरो, सब कुछ वेरी वेरी इक्वल टाइप, दोनों जुड़वा वेव्स, ठीक है। ये पूरा वैक्यूम है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए पॉइंट पे आया और उसका करस्पॉन्डिंग नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं A'। तो S1 से A तक जो पहली वेव आएंगी और S2 से A' तक जो दूसरी वेव आ रही है, उनमें कोई भी नहीं डिफरेंस, पूरा जुड़वा, पूरा आइडेंटिकल है सब, ठीक है। लेकिन मैं अभी नीचे क्या करता हूँ ना, ऊपर A वाले की जो पाथ है बीच में एक ग्लास स्लैब रख देता हूँ, ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसकी थिकनेस है T। ये T मतलब टाइम नहीं, ये T क्या है, थिकनेस T है, ठीक है। ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, म्यू से डिनोट करेंगे, n नहीं यूज करेंगे आज, क्योंकि आगे हमको देखना है ना nth डार्क बैंड, nth ब्राइट बैंड, तो उसमें n आता है। तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नहीं लेंगे, म्यू लेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होती है, v होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इधर भी वैक्यूम या एयर ही है, इधर भी वैक्यूम या एयर ही है, और नीचे के लिए नीचे की वेव जो है उसके लिए पूरा वैक्यूम या एयर ही है। लेकिन इसके साथ में कंपैरिजन करने के लिए ये जो T थिकनेस जितना था उतना हम यहाँ पे एक कॉलम कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है, वैक्यूम ही है, ये कुछ अलग मटेरियल नहीं है। इधर भी वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में इतने थिकनेस तक यहाँ पे मैंने अलग मीडियम डाल दिया, ग्लास। तो उससे कंपेयर करने के लिए नीचे में एक कॉलम कंसिडर कर लूँगा जो है वैक्यूम का ही है, ठीक है। ये पूरा, इसके पूरे पाथ में कुछ अलग मीडियम है नहीं, दूसरे वेव के पाथ में पूरा का पूरा वैक्यूम ही है। लेकिन ये T जितना है यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक कॉलम कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी ये पॉइंट को मैं B बोल दूंगा, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, पहली वेव की पाथ में ग्लास स्लैब रख दिया। अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, ठीक है। तो अभी डेंसर मीडियम हो गया, इसमें क्या हो जाएगी, पहले दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों की वेवलेंथ सेम थी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसमें होती है, एयर या वैक्यूम में। अभी ये ग्लास में वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो मान लो T जितने टाइम में, अभी ये कैपिटल T टाइम है, ये स्मॉल t थिकनेस है ग्लास स्लैब का, ठीक है। तो स्मॉल t जितने T इतने टाइम में टाइम लगा, कैपिटल T जितना टाइम लगा कितना डिस्टेंस कवर करने में, A से B जितना डिस्टेंस, मतलब T इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो T का फॉर्मूला क्या है, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं अलग तरीके से पार्ट 1 में, ठीक है। वहाँ पे निकाला था ना, डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम, उसी तरीके का किस्सा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना कवर किया, स्मॉल t जितना, वेलोसिटी कितनी है, v। अगर इसी को हम अलग तरीके से लिखेंगे, कैसे, T v लिखेंगे c अपॉन म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है। तो v क्या हो गया, c अपॉन म्यू। तो ये म्यू आगे ऊपर चला जाएगा, T/c।
इतना टाइम लगा, इतना डिस्टेंस, टी जितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, उतने ही सेम टाइम में ये नीचे वाली वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। ऊपर के इसमें से हमने क्या निकाला कि टी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमारी वेव यहाँ से ए से लेके कहाँ तक आ गई, बी तक। तो नीचे भी वही किस्सा होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। ऊपर मीडियम अलग है, नीचे मीडियम अलग है, इतने पार्ट में, ठीक है। तो ये एयर या वैक्यूम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स ये क्या होगी, इससे ज़्यादा ही जाएंगी। टी जितना डिस्टेंस नहीं, टी से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी, लेकिन कितना ज़्यादा कवर करेंगी वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो सेम टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम निकालेंगे, क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होती है, सी होती है, सी टाइम, कितना टाइम लगा, इतने ही टाइम में, सेम टाइम में, कट कट कितना, म्यू टी डिस्टेंस। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, एक से ज़्यादा, 1.5 यहाँ पे 1.5 गुना है। तो जब ग्लास स्लैब से टी जितना डिस्टेंस कवर होगा, तब तक वैक्यूम में उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, म्यू इंटू टी, और म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती, तो ये बी डैश है, ठीक है। तो सेम टाइम में ए और ए डैश तक सब कुछ ठीक था, आगे ग्लास आ गया, इधर तो वैक्यूम ही है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी डैश तक पहुँच गई। जब हमारा ये बी तक पहुँचा है, पहली वेव बी तक पहुँची है, दूसरी वेव बी डैश तक पहुँच गई। स्क्रीन का डिस्टेंस S1 और S2 दोनों से सेम है, दोनों वेव आइडेंटिकल थी, लेकिन ये बीच वाला ग्लास स्लैब आने की वजह से क्या हो गया कि निर्धारित समय में, सेम टाइम में, ये सिर्फ बी तक पहुंच पाई वेव, लेकिन ये दूसरी वेव पहुंच गई बी डैश तक। अगर उनको स्क्रीन तक पहुंचना है तो बाकी जो कुछ समय बचा है उसमें इसको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ऊपर वाली वेव देखो, ऊपर वाली वेव को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ऊपर वाली वेव को ज़्यादा, इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा, उतने डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ डेल्टा है। दूसरी वेव को खाली बी से लेके स्क्रीन तक जाना है, लेकिन उतने ही टाइम में हमारी, ये क्या है, बी डैश से लेके स्क्रीन तक जाना है, लेकिन उतने ही टाइम में अपनी फर्स्ट वेव को बी से लेके स्क्रीन तक जाना है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितने से ज़्यादा है, तो सिंपल, ज़्यादा डिस्टेंस कौन है, म्यू टी, कम डिस्टेंस कौन है, इसने सिर्फ टी जितना डिस्टेंस कवर किया, म्यू टी माइनस, वापस से वही गलती हो रही थी, देयरफॉर टी म्यू माइनस 1, इतना पाथ डिफरेंस हो गया ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव के बीच में, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्यों, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ। सो द ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूसेस, मतलब प्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस अ पाथ डिफरेंस ऑफ कितना, टी इंटू म्यू माइनस 1, इतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। किस में आएगा, जिसके पाथ में आप ग्लास स्लैब रख दो, वो इतना पाथ पीछे ढकेल दी जाएंगी, ठीक है, इतना पाथ, तो उतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। और बाकी आगे क्या है आपका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, और यही वाला किस्सा अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। क्या आया था, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, पाथ डिफरेंस, वो क्या आया था, जो मैंने गलत लिखा था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे लिख दिया था मैंने n और नीचे अंदर लिख दिया था d-1, एक्चुअली वो ऐसे नहीं था, क्या था, d इन ब्रैकेट n-1, ये और ये दोनों सेम है, खाली टर्मिनोलॉजीज मैंने बदली है, या फिर क्या सिंबल्स मैंने बदले, बाकी सब सेम है, ठीक। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम देखे थे, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, वो कितने से शिफ्ट होते हैं वो बताते हैं, लेकिन शिफ्ट कैसे होता है वो भी एक बार रिवाइज कर लेते थे। नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपना होता है ऐसा, S1 S2 ये दोनों सेंटर का स्लिट, दोनों स्लिट्स के बीच का सेंटर यहाँ पे पॉइंट बोल देते थे। वो नॉर्मली क्या होता था, यहाँ से एक वेव निकलती थी सीधी गई, यहाँ से एक वेव निकलती थी सीधी, यहाँ पे पूरा क्या है, वैक्यूम, यहाँ एक ही मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये पाथ दोनों सेम है, मीडियम सेम है, तो दोनों वेव्स की वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सब कोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आता था, सेम डिस्टेंस होने की वजह से 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता था, सेंट्रल ब्राइट
बैंड, यहाँ पे क्या बनता था, सेंट्रल ब्राइट बैंड। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों वेव्स जो है, एक वेव के जो पाथ है, उस पाथ के बीच में मैं ग्लास स्लैब लगा दूंगा। तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, दोनों स्लिट का जो सेंटर होता था वहाँ से लाइन खींचते थे, और जो स्क्रीन का सेंटर था वहाँ पे ब्राइट बैंड मिलता था। अभी क्या होगा, थोड़ा अलग किस्सा होगा, ठीक है। ये S1 S2 दोनों स्लिट का सेंटर आगे लेके जाएंगे, उसको भी क्या बोलेंगे, स्क्रीन का सेंटर। ये क्या हो गया, स्क्रीन का सेंटर, ठीक है। ये सेकंड वेव में लेके गया ऐसा, और ये फर्स्ट वेव के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब रख दिया। अभी जस्ट हमने पढ़ा, जिस वेव की पाथ में आप ग्लास स्लैब रख दोगे, वो ग्लास स्लैब क्या करेगा, वो ग्लास स्लैब आपका इस वेव को थोड़ा पीछे ढकेल देगा। जब हमारी पहली वेव यहाँ तक पहुँच चुकी होंगी, ये दूसरी वेव यहाँ तक पहुँच चुकी होंगी, ठीक है। तो ये इसको ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा ऊपर वाली को, नीचे वाली को कम पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, इतना पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड नहीं बनेगा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड नहीं बनेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना आता है उसके हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए ना, हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि हमको ब्राइट बैंड लाना ही है, और सेंट्रल ब्राइट बैंड ही लाना है। वो यहाँ पे नहीं आ सकता, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस कितना चाहिए होता है, पाथ डिफरेंस 0 चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, ठीक है, पाथ डिफरेंस 0, पाथ ज़्यादा किसने कवर करी, इसने, पाथ कम किसने कवर करी, इसने। देखने में ज्योमेट्रिकल पाथ सेम लग रही है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ दोनों की अलग अलग हो गई, क्योंकि ये वेव हमारी थोड़ी सी पीछे चली गई थी। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो कम ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल कर रहा है इसके कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि क्या है यहाँ पे t μ-1 इतना क्या हो गया, हमारा पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, हम या तो ऊपर पॉइंट लेंगे या फिर नीचे लेंगे। तो आप बताओ, अगर इसको हमको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो यहाँ पे ब्राइट बैंड बनाएंगे कि ऊपर ब्राइट बैंड बनाएंगे, या फिर ऊपर ब्राइट बैंड बनेगा कि नीचे। दूसरे यहाँ पे अगर उसको कॉन्वर्ज कराएंगे तो देखो यहाँ पे ये और डिस्टेंस कम हो गया, पहले तो भी थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे कम, और इसको और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कराएंगे। पहले ही ये हमारा ग्लास स्लैब इसमें इतना पाथ डिफरेंस ऐड कर दे रहा है, और ऊपर वाले को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, वो सही बात नहीं, फिर यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट एक ऊपर ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले सोर्स के लिए थोड़ा पॉइंट P ऊपर ले लेते हैं। पहले सोर्स के लिए क्या हो जाएगा, बीच में ये ग्लास स्लैब रख दिया, ये तो इसके अंदर इस ग्लास स्लैब की वजह से इतना पाथ डिफरेंस आ गया। तो उतना ही ज़्यादा यहाँ से अपन क्या करा देंगे, इसको एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा देंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा, एक कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर कराना है तो सेंटर से किधर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर, और ऊपर इस तरीके से लेके जाएंगे कि उस पॉइंट पे हमको पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और वहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना ऊपर शिफ्ट होगा, तो कितना ऊपर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, सिंपल S1 S2 S1 S2, ये स्क्रीन, ये है सेंटर, जहाँ पे अभी हमारा नहीं बनेगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, वहाँ पे नहीं बनेगा, अभी बनेगा ऊपर। कहाँ पे बनेगा, मान लो पॉइंट P पे बनेगा, ठीक है। तो ये पहली वेव निकली जिसके पाथ में हमने ग्लास स्लैब रख दिया, ठीक है, और वो गई यहाँ तक, ठीक है। ये ग्लास स्लैब की वजह से पाथ बढ़ गया, ठीक है। तो इसका भी पाथ बढ़ा देते हैं, इसका भी पाथ यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है, P पॉइंट पे। तो देखिए क्या हो गया, इसने क्या करा, सही है, इतना ही डिस्टेंस था, म्यू ND माइनस डी, तो एन डी कॉमन, n-1, फिर से गलत, t इंटू μ-1, पाथ डिफरेंस नहीं इंट्रोड्यूस किया था। कैसे निकाले थे हमने, ये म्यू टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है,
और ये सिर्फ टी, तो टी कॉमन μ-1, ठीक है। इतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। तो उतना ज़्यादा हम इससे भी डिस्टेंस कवर कराएंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक था तो डिस्टेंस कम था, तो इसने जितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया है उतना ही पाथ इसका अपन बढ़ा देंगे। पहले क्या था, यहाँ से और यहाँ से दोनों का ज्योमेट्रिकल लेंथ सेम थी, लेकिन ग्लास स्लैब क्या कर देता था, हमारा पाथ बढ़ा देता था। तो अभी हम कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका पाथ तो ये ग्लास स्लैब ऑलरेडी बढ़ा दे रहा है, हम इसका भी पाथ बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, ताकि ऊपर हमको क्या मिले, सेंट्रल ब्राइडबैंड। वो कितना शिफ्ट कराएंगे, जब तक पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब इज इक्वल टू एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल्ड बाय वेव S2P, ऐसा लिख देंगे। S2P ने एक्स्ट्रा पाथ कितनी थी, तो कैसे, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। ऑलरेडी अपन इसको देख चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। यहाँ से सेंटर से मैं एक डॉटेड लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको अगर थीटा बोलूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स अगर देखोगे तो ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। इतना डिस्टेंस को बोल देंगे डेल्टा एक्स। यहाँ पे बोल देता हूँ मैं पॉइंट, एक एन पॉइंट बोल देता हूँ, कुछ भी पॉइंट। तो S1 और AN ये जो परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखेंगे तो ये वाली यहाँ तक और ये वाली यहाँ तक दोनों ज्योमेट्रिकल सेम है, ज्योमेट्रिकल लेंथ सेम है, लेकिन ये क्या कर देगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर देगा। और इसने जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड करा है उतना ही पाथ डिफरेंस हमको इसके अंदर भी चाहिए, ताकि आगे जाके पाथ डिफरेंस कितना हो, 0। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन क्या है, पाथ डिफरेंस, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स से। तो जब हमारा ये पाथ डिफरेंस और इसने किया हुआ प्रोड्यूस किया हुआ पाथ डिफरेंस, दोनों डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा डेल्टा एक्स 0, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंट्रल ब्राइडबैंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसने प्रोड्यूस किया हुआ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये वाला पाथ डिफरेंस। और याद करो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आता है डी साइन थीटा। कैसे, ये थीटा है, ये अपोजिट है, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन थीटा। देखो साइन थीटा अपोजिट क्या है, डेल्टा एक्स, और हाइपोटेन्यूज ये है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, डी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट याद होगा, तो हम जब थीटा स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, टैन थीटा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे टैन थीटा, टी इंटू μ-1 इज इक्वल टू डी टैन थीटा, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, और टैन थीटा निकालने का है, ये इतना डिस्टेंस क्या है, y, ये थीटा है। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो t इंटू μ-1 डी अपोजिट y एडजेसेंट d। तो कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ से कितना ऊपर गया वो हमको निकालना है। तो कितना शिफ्ट हुआ, y जितना, तो y इज इक्वल टू t μ-1 d अपॉन स्मॉल d। तो ये आ गया किस्सा, ये आ गया फॉर्मूला कि क्या लिखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न विल गेट शिफ्टेड, इंटरफेरेंस पैटर्न विल गेट शिफ्टेड बाय दिस मच अमाउंट। और कौन से साइड शिफ्ट होगा, ऑन द स्लाइड वेयर ऑन द स्लाइड ऑफ द स्लिट, ऑन द साइड ऑफ द स्लिट विच हैज ग्लास स्लैब इन इट्स पाथ। S1 जो है ऊपर वाली स्लिट, उसके पाथ के अंदर, उसके बीच में क्या है, स्लैब है, तो हमारा ऊपर गया। अगर S2 के बीच में स्लिट रहता, S2 स्लिट के जो पाथ है उसके बीच में अगर ग्लास स्लैब रहता, तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे चला जाता, ठीक है। यहाँ पे S1 की पाथ में है ग्लास स्लैब और S1 ऊपर है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जिस स्लिट से आने वाली वेव के पाथ के बीच में हमारा ग्लास स्लैब होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर ग्लास स्लैब है, तो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। तो लिखेंगे क्या, द
इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स बाय इतना μ-1 टी डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी है इस ग्लास स्लैब का थिकनेस बाय डी ऑन द साइड ऑफ द स्लीट विच हैज ग्लास स्लैब इन इट्स पाथ उस साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अभी जो पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे बनता था, अभी कहाँ पे बनेगा, पी पॉइंट पे बनेगा। और बाकी के इसमें क्या होगा, अभी अपना एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक मतलब होगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूज होना नहीं है, होने नहीं देंगे। ठीक है, बाकी जो है सेंट्रल ब्राइट बैंड के बाद क्या बनता था, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बना तो ऊपर क्या बनता था, फर्स्ट डार्क, नीचे भी बनता था फर्स्ट डार्क, उसके बाद में बनता था फर्स्ट ब्राइट, नीचे बनता था फर्स्ट ब्राइट। अभी क्या हुआ है ना, इस अरेंजमेंट की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा था वो सिर्फ ऐसा शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से उठा के ऊपर चला गया। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या आती है, ये सारी फ्रिंजेस आती है। सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके ऊपर वन डार्क वन ब्राइट, वन डार्क वन ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, खाली इसको उठा के इधर रख दिया है ऐसा। तो जो करस्पॉन्डिंग फ्रिंजेस है, एक बैंड और दूसरे बैंड के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, एक बैंड मतलब बैंडविड्थ रिमेन्स अनचेंज्ड। खाली क्या हुआ है, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना है इसके अंदर ये सेंट्रल ब्राइट बैंड होगा, उसके अंदर फर्स्ट डार्क फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस तरीके से इसको जस्ट उठा के ऊपर भेज दिया। तो ये जो बैंड्स है, ये जो इंडिविजुअल बैंड्स है, उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, खाली यहाँ से उठ के इंटरफेरेंस पैटर्न ऊपर चला गया, बस उतना ही हुआ है। ठीक है, तो बैंडविड्थ में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, या फिर एक बैंड और दूसरे बैंड के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, खाली सेंट्रल ब्राइट बैंड इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया तो बाकी के उतने ही डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहला ब्राइट बैंड अपने को पहले कहाँ पे मिलता था, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इतने डिस्टेंस पे। कहाँ से, स्क्रीन के सेंटर से बोलो या सेंट्रल ब्राइट बैंड से बोलो, पहले एक ही बात थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो आपको लिखना पड़ेगा ये ऐसा μ-1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये नया पोजीशन हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट बैंड का। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल ब्राइट बैंड से नहीं, यहाँ से सेंटर से, क्योंकि हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया इतना, और उसके ऊपर बन रहा है हमारा फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस कितना होता था, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट बैंड से, लेकिन ऑलरेडी इतना शिफ्ट है तो ऑलरेडी इतना शिफ्ट हमने डाल दिया। ठीक है, सेकंड ब्राइट बैंड कहाँ पे मिलता था, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और उसमें ऑलरेडी इतना शिफ्ट है तो μ-1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, दूसरा nth ब्राइट बैंड कहाँ पे मिलेगा, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस कितना आएगा उसमें भी शिफ्ट, μ-1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। हाँ, वैसे ही फर्स्ट डार्क लैम्बडा डी अपॉन 2d, बस उतने में ही शिफ्ट μ-1 टी डी अपॉन डी। थर्ड डार्क कहाँ पे बनेगा, चलो सेकंड, 3 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये पहले बनता था सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, लेकिन या सेंटर ऑफ द ब्राइट बैंड से हम बोल सकते थे, लेकिन अभी अगर सेंटर ऑफ द स्क्रीन से बोलेंगे तो हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ तक शिफ्ट हो गया। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड का शिफ्ट ले लिया, और सेंट्रल ब्राइट बैंड से हमारा सेकंड डार्क ऊपर कितना डिस्टेंस बनता था, इतना डिस्टेंस बनता था। ठीक है, लेकिन टोटल शिफ्ट कितना, इतना। कहाँ से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। यहाँ पे क्वेश्चन आ, चलो nth डार्क बैंड कैसे, 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2d प्लस ये शिफ्ट μ-1 टी डी अपॉन डी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 तरीके से। अब हमको पूछा जाता है कि अगर इस तरीके सा पैटर्न है, इस तरीके का सेटअप है, और आपको बोला कि निकालो सेकंड ब्राइट बैंड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो गलती से ये पूरा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। कहाँ से पूछा है, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड।
सेंट्रल ब्राइट बैंड से आपका जो रिलेटिव डिस्टेंस था, बैंडविड्थ वगैरह चेंज नहीं होती है। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से सेकंड जो ब्राइट बैंड है उसका डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बस इतना ही आएगा। हाँ, अगर आपको पूछा कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जब पूछेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन तब ये याद करना, ठीक है। जब सेंटर ब्राइट बैंड से डिस्टेंस पूछेंगे किसका, सेकंड डार्क का, तो सेकंड डार्क का फ्रॉम सेंटर ऑफ द ब्राइट बैंड इतना ही आएगा। फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड अगर पूछेंगे तो बस इतना ही लिखना। हाँ, अगर आपको पूछा कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन जब देखोगे तो ये इतना शिफ्ट और यहाँ से फिर आगे का बैंड का डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान देना है न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ध्यान क्या देना है कि कहाँ से पूछा है डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से पूछा है या सेंट्रल ब्राइट बैंड से पूछा है। सेंट्रल ब्राइट बैंड से अगर आपको पूछा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले जो फॉर्मूले हैं वही ऐसे ही होता था। हाँ, अगर आपको पूछा कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से क्या है तो फिर आपको ये वाली टर्म ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ध्यान देना है न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त कहाँ से पूछा है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से पूछा है या सेंट्रल ऑफ द स्क्रीन से पूछा है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से जब पूछेंगे तो ये शिफ्ट ऐड करना, ठीक है, वरना नहीं करना, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है। और कंसेप्ट है यहाँ पे एक चीज़ कि आपको बोला है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड शिफ्ट हो गया। अभी पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे होता था और सेंट्रल ब्राइट बैंड के साथ साथ ये वाली बैंड्स भी होते थे। अभी क्या हुआ, सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ऊपर जब ये बैंड शिफ्ट हुआ तो ये नीचे भी उसके कुछ बैंड्स थे, ये नीचे के बैंड भी क्या चले गए, ऊपर चले गए। तो क्वेश्चन आता है कि ये कितनी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गई। सिंपल है ना, सेंट्रल ब्राइट बैंड था, उसके नीचे फ्रिंजेस थी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थी, सेकंड डार्क फ्रिंज थी, सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस थी, ये नीचे थी। अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड ऊपर खिसक गया तो ये भी ऊपर खिसक जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि कितने बैंड्स ऊपर चले गए, कितने बैंड्स शिफ्ट हो गए। तो हमको पता है हाउ मेनी फ्रिंजेस शिफ्ट, ये क्वेश्चन आता है कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। तो सबसे पहले निकालेंगे, मान लो कि यहाँ पे यूनिटी मेथड यूज़ होगी, ज़्यादा कुछ नहीं। कितना शिफ्ट हुआ है, मान लो ये शिफ्ट हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और हमारी एक फ्रिंज का जो है विड्थ वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो एक फ्रिंज की विड्थ हमारी 2.5 सेंटीमीटर की थी, पूरा 10 में शिफ्ट हो गया। तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, 4 फ्रिंजेस। कैसे निकाली, 10/2.5, क्या निकला, 4 निकला। कंसेप्ट क्या यूज़ करा कि कितना शिफ्ट हुआ और एक फ्रिंज का विड्थ कितना था, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना शिफ्ट हुआ, y कितना निकलता है, शिफ्ट कितना है, μ-1 TD कैपिटल D। और फ्रिंज विड्थ यहाँ पे लिखा है, बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट। बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। नीचे वाला D, नीचे वाला D कट, ऊपर वाला D, ऊपर वाला D कट। फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पे, T μ-1 अपॉन यहाँ पे बचा लैम्बडा। बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना, ठीक है। क्या है, ऊपर पाथ डिफरेंस है T इंटू μ-1 और नीचे क्या है, लैम्बडा, ठीक है। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला को याद रखना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यूनिटी मेथड आपको पता है तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि कितना शिफ्ट हुआ वो निकाल लेंगे, पता है μ-1 T कैपिटल D अपॉन स्मॉल t। फ्रिंज विड्थ कितनी है निकाल सकते हो, फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये रहा, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मत यूज़ करो, इसका कुछ नंबर आएगा, इसका कुछ नंबर आएगा, खत्म। फॉर्मूला अगर ध्यान रख सकते हो तो उल्टा सही बात है, अच्छी बात है, क्योंकि पाथ डिफरेंस आप ऑलरेडी निकाल लोगे, उसको खाली वेवलेंथ से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टिकल पाथ, उसको हमने देखा JEE और नीट के हिसाब से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।